नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी यूपी में मुस्लिम छात्र के साथ हुई ज्यादती पर राहुल के वार की, अडानी के मुद्दे पर बुरे फंसे पीएम मोदी की, ईवीएम को लेकर शक के दायरे में आए चुनाव आयोग की, बेंगलुरु रोड शो में पीएम मोदी से हुई बड़ी गलती की, साथ ही बात करेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर, और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे राजस्थान में पत्रकार के सवाल पर फंसे केंद्रीय मंत्री की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जातीय गणना पर केंद्र सरकार पर भड़के आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, कहा लगता है खैरात दे रहे हैं। 2 दिन के दौरे पर श्रीनगर पहुंची सोनिया गांधी, बोट की सवारी करती आई नजर। यूपी के घोसी विधानसभा उपचुनाव की परीक्षा में पास होगा इंडिया गठबंधन, कांग्रेस ने सपा के समर्थन का किया ऐलान, नहीं उतारा उम्मीदवार, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने जारी की चिट्ठी। इसरो ने चंद्रयान 3 का नया वीडियो किया जारी, चांद पर चहलकदमी करता दिखा रोवर प्रज्ञान। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। यूपी के मुजफ्फरनगर से एक नफरती वीडियो सामने आया है। एक मान्यता प्राप्त नेहा पब्लिक स्कूल में एक महिला शिक्षक, जिसका नाम तृप्ति त्यागी बताया जा रहा है, वो अपने सामने एक मुस्लिम बच्चे को उसकी क्लास के दूसरे बच्चों से पिटवा रही है। वीडियो में दिख रहा है कि महिला टीचर कुर्सी पर बैठी है, उसके सामने पीड़ित बच्चा खड़ा है, सामने ही अन्य छात्र जमीन पर बैठे हैं और टीचर अपने ही सामने मासूम मुस्लिम छात्र को थप्पड़ लगवा रही है। मासूम मुस्लिम छात्र रोता है, बिलखता है, लेकिन टीचर को उस पर दया नहीं आती। बच्चे का कसूर सिर्फ इतना था कि वो होमवर्क करके नहीं आया था। वहीं इस घटना पर पीड़ित बच्चे के पिता इरशाद ने कहा है कि मैडम ने बच्चों के बीच विवाद कराया था, हमने समझौता कर लिया है, हम कोई शिकायत दर्ज नहीं कराना चाहते, मैंने अपने बच्चे का स्कूल से नाम कटवा दिया है। लेकिन इस घटना ने हमारे समाज में फैली नफरत के सबसे बदसूरत चेहरे को सामने ला दिया है। अब इस वीडियो को लेकर विपक्षी नेताओं ने बीजेपी को घेर लिया है, तो किसने क्या कहा, देखते हैं ये रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जहां मोहब्बत की दुकान खोलने की कोशिश में जुटे हैं, तो देश में कई जगह नफरत फैलाने की कोशिश हो रही है। मुजफ्फरनगर को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी को घेर लिया है। उन्होंने कहा है, मासूम बच्चों के मन में भेदभाव का जहर घोलना, स्कूल जैसे पवित्र स्थान को नफरत का बाजार बनाना, एक शिक्षक देश के लिए इससे बुरा कुछ नहीं कर सकता। ये भाजपा का फैलाया वही केरोसिन है जिसने भारत के कोने कोने में आग लगा रखी है। बच्चे भारत का भविष्य हैं, उनको नफरत नहीं, हम सबको मिलकर मोहब्बत सिखानी है। इसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने ट्वीट करके लिखा है, यूपी के एक स्कूल में जिस तरह एक अध्यापिका ने धार्मिक भेदभाव कर एक बच्चे को दूसरे बच्चे से पिटवाया है, वो बीजेपी आरएसएस की नफरत भरी राजनीति का विचलित कर देने वाला परिणाम है। ऐसी घटनाएं हमारी वैश्विक छवि पर कालिख पोत देती हैं। ये संविधान के खिलाफ है। समाज में सत्ताधारी पार्टी की विभाजनकारी सोच का जहर इतना घुल गया है कि एक तरफ एक शिक्षा देने वाली अध्यापिका तृप्ति त्यागी बचपन से ही मजहबी विद्वेष का पाठ पढ़ा रही है, तो दूसरी तरफ सुरक्षा देने वाला आरपीएफ जवान चेतन कुमार धर्म के नाम पर निर्दोषों की जान लेने पर उतारू हो जाता है। किसी भी प्रकार की धार्मिक कट्टरता व हिंसा देश के खिलाफ है। दोषियों को बख्शना देश के खिलाफ अपराध है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। इस मामले में तत्काल कठोर कार्रवाई हो और सजा मिलनी चाहिए, ताकि कोई और ऐसा जहर घोलने से पहले 100 बार सोचे। तो वहीं बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने लिखा है, ज्ञान के मंदिर में एक बच्चे के प्रति घृणा भाव ने पूरे देश का सिर शर्म से झुका दिया। शिक्षक वो माली है जो प्राथमिक संस्कारों में ज्ञान रूपी खाद डालकर व्यक्तित्व ही नहीं राष्ट्र गढ़ता है। इसलिए दूषित राजनीति से परे एक शिक्षक से उम्मीदें कहीं अधिक हैं। देश के भविष्य का सवाल है। मुस्लिम छात्र के साथ हुए इस अमानवीय घटना ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इधर अडानी मुद्दे पर पीएम मोदी भी सवालों के घेरे में हैं। अडानी मामले को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर बीजेपी सरकार को घेर लिया है। गुजरात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने गुजरात सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं अडानी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में दी गई सेबी की रिपोर्ट पर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। अडानी मुद्दे पर कांग्रेस के तेवर अभी भी तल्ख बने हुए हैं। आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर धावा बोला है। गुजरात कांग्रेस प्रमुख शक्ति सिंह गोहिल ने कहा, गुजरात सरकार ने अडानी पावर मुद्रा लिमिटेड के साथ एक पीपीए यानी पावर परचेज एग्रीमेंट साइन किया।
इसमें एक शर्त थी कि इंडोनेशिया से जो भी कोयला आएगा उसके तय मूल्य के आधार पर एनर्जी चार्जेस अडानी पावर मुद्रा लिमिटेड को दिए जाएंगे। पीपीए में लिखा गया कि अडानी जो भी कोयला खरीदेंगे उसकी कॉम्पिटिटिव बिड और बिल के कागजात सरकार को देंगे, जिसकी तुलना सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मूल्य तय करने वाले सर्किट से करेगी। लेकिन अडानी पावर मुद्रा लिमिटेड ने 5 साल तक कोई कागजात नहीं सौंपे और सरकार एनर्जी चार्जेस के नाम पर करोड़ों रुपए देती रही। शक्ति सिंह गोहिल ने आगे कहा है कि गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की ओर से अडानी पावर मुद्रा लिमिटेड को एक चिट्ठी लिखी गई। इसमें कहा गया कि आप हमें दस्तावेज नहीं सौंप रहे हैं, लेकिन हमने 5 साल में आपको 13,802 करोड़ रुपए दिए हैं, जबकि हमें आपको केवल 9,902 करोड़ रुपए देने थे। चिट्ठी में आग्रह किया गया कि हमने आपको 3,900 करोड़ रुपए ज्यादा दे दिए हैं, उसे आप वापस लौटा दीजिए। इसी के साथ आज कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी सेबी की सुप्रीम कोर्ट में दी गई रिपोर्ट को काफी नहीं बताया। उन्होंने एक बार फिर जेपीसी की मांग की है। इसके साथ ही कांग्रेस ने कई सवाल उठाए, जैसे ये मनी लॉन्ड्रिंग है, क्या ईडी सीबीआई को जांच नहीं करनी चाहिए, सेबी को भी जांच करनी चाहिए। 5 साल तक 13,802 करोड़ रुपए किसके कहने पर दिए गए, 3900 करोड़ रुपए में कितने वापस आए, सरकार की इच्छा इन पैसों पर ब्याज लेने की है या नहीं। सवालों में आए पीएम मोदी क्या इन सवालों का जवाब देंगे? विपक्ष के सवालों पर पीएम मोदी हमेशा चुप्पी साध लेते हैं और जाहिर है कि अडानी मुद्दे पर उठे इन सवालों पर भी पीएम खामोश ही नजर आएंगे। अडानी मुद्दे पर मोदी सरकार फिर मुश्किल में दिखाई दे रही है। वहीं ईवीएम को लेकर भी बीजेपी मुश्किल में दिख रही है। इस साल 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। उनमें से एक राज्य मध्य प्रदेश भी है, जहां अभी से सियासी सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। खासकर सत्तारूढ़ बीजेपी और कांग्रेस के बीच वार पलटवार का दौर तेज हो गया है। अब वहीं इसको लेकर जुबानी जंग भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने ईवीएम का मुद्दा भी उठा दिया है। इसे लेकर विपक्षी पार्टी ने बीजेपी और चुनाव आयोग को आड़े हाथों लिया है। जब जब चुनाव करीब आते हैं तब तब लोकतंत्र के महापर्व में अहम भूमिका निभाने वाली ईवीएम कटघरे में आती है। अब मध्य प्रदेश में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले विपक्ष ने ईवीएम को मुद्दा बना दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस की इलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह ने इस मसले पर निर्वाचन आयोग पर निशाना साधा है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विपक्षी गठबंधन इंडिया के सहयोगी दलों को मिलने का वक्त नहीं दे रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने ट्वीट करके कहा, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता समाप्त होती जा रही है। अब न सिर्फ ईवीएम के सवालों का जवाब देने से इलेक्शन कमीशन बच रहा है, बल्कि विपक्षी दलों को भी इग्नोर कर रहा है। 200 से ज्यादा सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने ईवीएम की तकनीक को लेकर मई 2022 में कुछ प्रश्न किए थे। आज तक उनके पत्र का जवाब नहीं दिया गया। इंडिया गठबंधन के राजनीतिक दलों ने भी अपने प्रश्नों के साथ चुनाव आयोग से मिलने का समय मांगा, मगर ईमेल तक का जवाब नहीं दिया जा रहा है। आखिर इलेक्शन कमीशन ईवीएम से जुड़े सवालों का जवाब क्यों नहीं देना चाहता? कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का यह बयान एक बार फिर निष्पक्ष मतदान के ईसीआई के दावे पर सवाल खड़ा कर रहा है। हालांकि कई बार चुनाव आयोग ये साफ कर चुका है कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता है। उसने ये भी दलील दी थी कि सुप्रीम कोर्ट भी ईवीएम में छेड़छाड़ के दावे को ठुकरा चुका है। अब भले ही चुनाव आयोग ईवीएम को लेकर सफाई दे रहा हो, लेकिन ईसीआई पर सवाल उठाकर दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर राजनीतिक वजह को जन्म दे दिया है। बीजेपी सांसद के बयान के बाद ईवीएम का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं पीएम मोदी का रोड शो भी आज सियासी मुद्दा बन गया। विदेश दौरे से लौटते ही पीएम मोदी बेंगलुरु पहुंच गए और रोड शो किया, लेकिन अब मोदी का रोड शो सवालों के घेरे में आ गया है, जिसे लेकर कांग्रेस ने मोदी पर जमकर निशाना साधा है। पीएम मोदी आज सुबह साउथ अफ्रीका और ग्रीस की यात्रा के बाद सीधे कर्नाटक के बेंगलुरु पहुंचे। यहां उन्होंने मून मिशन से जुड़े वैज्ञानिकों से मुलाकात की और बधाई दी। पीएम ने इसरो प्रमुख एस सोमनाथ को गले लगाया और उनसे मिशन से जुड़ी पूरे प्रोसेस को जाना। फिर वैज्ञानिकों को संबोधित किया और इसके बाद रोड शो पर निकल गए। लेकिन मोदी ने ये रोड शो बिना वैज्ञानिकों के साथ किया। इसके बाद वो कांग्रेस के निशाने पर आ गए। कांग्रेस का कहना था कि अगर ये रोड शो मून मिशन से जुड़े वैज्ञानिकों के साथ किया जाता तो ये गर्व की बात होती। महाराष्ट्र में कांग्रेस विधायक और नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार ने मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी वैज्ञानिकों से मिलने गए, देश के प्रधानमंत्री को वैज्ञानिकों से मिलना चाहिए, लेकिन उन्होंने रोड शो क्यों किया? ये गर्व की बात होती है अगर ये रोड शो उन वैज्ञानिकों के साथ किया जाता जिन्होंने इस मिशन को सफल बनाया। पीएम का रोड शो राजनीति से प्रेरित था। तो वहीं कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि इसरो के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीशियों ने देश को गौरवान्वित किया है। उन्होंने इसरो की विरासत को आगे बढ़ाया है। प्रधानमंत्री मोदी जहां भी जाते हैं वो श्रेय लेना चाहते हैं। मुझे उन नामों पर कोई आपत्ति नहीं जो उन्होंने दिए हैं। मुझे लगता है कि पीएम मोदी द्वारा इतने बड़े मिशन का श्रेय लेना, जिसे हमारे वैज्ञानिकों ने पूरा किया,
थोड़ा अनुचित है। पीएम मोदी वैज्ञानिकों की कामयाबी भी अपनी कामयाबी बता रहे हैं। इधर भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस जन संवाद यात्रा शुरू करने जा रही है। तो कब से शुरू होगी ये पदयात्रा, देखते हैं ये रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा 2 शुरू कर रहे हैं। इस बार ये यात्रा गुजरात से मेघालय तक का सफर तय करेगी। साथ ही देश के अलग अलग राज्यों में भी कांग्रेस नेता पदयात्रा निकालेंगे, जिसकी शुरुआत महाराष्ट्र से हो रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने ऐलान किया है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 की शुरुआत से पहले महाराष्ट्र में कांग्रेस पदयात्रा निकालेगी। हाईकमान से इसे लेकर निर्देश मिला है और अब इस यात्रा की तारीख भी सामने आ चुकी है। महाराष्ट्र में कांग्रेस 3 सितंबर से जन संवाद यात्रा शुरू करेगी। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, हम पूरे महाराष्ट्र के जिलों में और गांवों में राज्य की जनता से सीधे जनसंवाद करने के लिए जनसंवाद यात्रा निकाल रहे हैं। अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग नेताओं को जवाबदारी दी गई है। ये सरकार अपने हित में सीबीआई, ईडी और केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। ये लोग बेरोजगारी को लेकर कुछ नहीं कहते हैं। इनकी एक ही महत्वाकांक्षा है कि केंद्र में इनकी सरकार हो और राज्य में भी इनकी सरकार हो। इसे पाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। नाना पटोले ने आगे बताया कि यात्रा के लिए सभी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। पूर्वी विदर्भ में यात्रा निकालने की जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले खुद संभालेंगे, जबकि पश्चिमी विदर्भ में नेता विपक्ष विजय वडेट्टीवार को और मराठवाड़ा में अशोक चौहान को, उत्तर महाराष्ट्र में बालासाहब थोराट को यात्रा निकालने की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह पश्चिमी महाराष्ट्र में पृथ्वीराज चौहान, मुंबई में वर्षा गायकवाड़ यात्रा निकालेंगी। बाद में सभी नेता कोंकण में यात्रा निकालेंगे। जनसंवाद यात्रा से महाराष्ट्र में कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। वहीं पंजाब की मजबूत आप सरकार को राज्यपाल कमजोर करने में जुटे हैं। पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाने की धमकी देने के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। एक तरफ सीएम भगवंत मान ने गवर्नर पर पलटवार किया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी राज्यपाल पर निशाना साधा है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच पंजाब में गवर्नर और सीएम के बीच तकरार बढ़ गई है। बीते दिनों राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को चेतावनी देते हुए कहा, अगर उनके सवालों का जवाब नहीं मिला तो वो प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकते हैं। इस बयान के बाद पंजाब की सियासत गर्मा गई। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता ने कहा कि राज्यपाल का पद संवैधानिक होता है, लेकिन अगर राज्यपाल केंद्र सरकार की सत्ताधारी पार्टी का नुमाइंदा बनकर काम करेगा तो ऐसे मामले आएंगे ही। रक्षक ही भक्षक बन जाए तो संविधान की रक्षा कौन करेगा। वहीं राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के पंजाब में राष्ट्रपति शासन की चेतावनी दिए जाने पर सीएम मान ने पलटवार किया है। चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम मान ने राज्यपाल पर निशाना साधते हुए कहा कि वो पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर ठीक न होने की बात करते हैं, लेकिन क्या आपके पड़ोसी राज्य हरियाणा के गवर्नर ने क्या नू हिंसा को लेकर सीएम खट्टर को क्या नोटिस दिया है, क्योंकि सरकार केंद्र में भी उन्हीं की है। मणिपुर के गवर्नर के बारे में तो ज्यादातर लोग जानते ही नहीं। लोगों को पता सिर्फ पंजाब के गवर्नर का है, लेकिन दिल्ली के एलजी का पता है, बंगाल के गवर्नर का पता है, कर्नाटक और केरल के गवर्नर का पता है। पंजाब के बाद देखते हैं कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। कल मुजफ्फरनगर में मुस्लिम बच्चे को दूसरे बच्चों से पिटवाने की घटना के बाद राहुल गांधी का काम और ज़्यादा बढ़ गया है। जाहिर है अब उन्हें मोहब्बत की दुकान की तरह मोहब्बत के स्कूल भी खुलवाने पड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। और बुलेटिन के आखिर में बात राजस्थान में बुरे फंसे केंद्रीय मंत्री की। विधानसभा चुनाव को देखते हुए सत्ताधारी कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। बीजेपी राज्य की प्रदेश सरकार की घेराबंदी में जुटी है, तो कांग्रेस भी बीजेपी पर पलटवार का मौका नहीं चूक रही है। इस बीच केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जब टोंक पहुंचे और उनसे पत्रकारों ने सवाल पूछ लिया तो वो भड़क उठे। तो क्या है पूरा मामला, देखते हैं ये रिपोर्ट।
राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस बीजेपी के नेताओं का दौरा तेज हो गया है। जहां एक और सीएम गहलोत राज्य में सत्ता वापसी का दम भर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी को राज्य के रिवाज पर पूरा भरोसा दिख रहा है। दोनों ही पार्टियों ने प्रचार में अपनी ताकत लगा दी है। इसी कड़ी में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत टोंक पहुंचे और केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाने लगे। शेखावत बयान दे रहे थे तो एक पत्रकार ने ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट यानी ERCP को लेकर मंत्री जी से सवाल कर लिया और पूछा कि राज्यसभा में 25 सांसदों में से 24 बीजेपी के हैं, 25वां भी बीजेपी के सहयोग से ही जीता था। कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी। ऐसे में बीजेपी के 25 सांसदों ने ERCP के लिए क्या प्रयास किए? पत्रकार के सवाल पर शेखावत नाराज हो गए। उन्होंने बेहद गुस्से में पत्रकार को रोकते हुए कहा कि भैया मेरी बात सुनो, मैं मनोहर कहानियां सुनाऊंगा। मैं आपके अनुरूप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बाध्य नहीं हूँ। आप बाहर जाना चाहते हो तो सम्मान से जा सकते हो। मैं मेरी बात कहने के लिए स्वतंत्र हूँ। आप रोक नहीं सकते, ना आप रोक पाएंगे, ना अशोक गहलोत रोक पाएंगे, ना सचिन पायलट रोक पाएंगे और ना आपकी पार्टी, आपकी मानसिकता के लोग रोक पाएंगे। दरअसल राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत दावा करते हैं कि ERCP पर केंद्र आगे नहीं बढ़ रहा है। ये योजना राजस्थान के हित में है। मोदी सरकार में राजस्थान से कई मंत्री हैं, जल शक्ति मंत्री भी राजस्थान से ही हैं, लेकिन सिर्फ प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने के चलते राजस्थान की जनता को परेशान किया जा रहा है। और अगर ये परियोजना पूरी हो जाए तो प्रदेश की 40% आबादी की प्यास बुझाई जा सकती है। इस योजना के लटक जाने से 13 जिलों की जनता त्रस्त और बदहाल है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।